हेलो स्टूडेंट्स। विक्टोरियन एज पर जो पिछले 2 लेक्चर्स थे, उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने विक्टोरियन एज के सोशो पॉलिटिकल और वहाँ की जो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड्स थे उसको अपन ने डिस्कस किया था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने वहाँ की जो लिटरेचर था उस टाइम का उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो विक्टोरियन पीरियड में जो पोइट्री किस टाइप की लिखी गई थी या पोइट कौन कौन सी पोइट हुई थी इम्पोर्टेंस, उसको डिस्कस करेंगे। तो विक्टोरियन जिसे कह सकते हैं कि विक्टोरियन जो पोइट्री उसको 2 फेजेस में बांटा जा सकता है। एक तो अर्ली पोइट्स को, एक जो बाद में आए थे उन पोइट्स को। तो जो लेट पोइट्स या जो अर्ली पोइट्स थे जो कि 1837 के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में आए थे और जिनका बर्थ रोमांटिक पीरियड में हुआ था और जिन्होंने लिखना भी उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था, पर वो अपनी पीक पे विक्टोरियन एज में पहुँचे थे। तो उन पे रोमांटिक एज का या रोमांटिक राइटर्स का काफ़ी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस बाकी था। और विक्टोरियन एज और जो रोमांटिक एज है उन दोनों में काफ़ी चीज़ें थी जो कॉमन थी, जैसे कि सेप्टिसिज्म, यानी कि उनको रिलीजन पे जो जो क्रिश्चियंस जो फेथ था वो उतना रहा नहीं, मतलब जो उसके रिचुअल्स थे, जो उसके डॉगमास थे, उनको जैसे कि रोमांटिक पीरियड में भी जो पोइट्स थे उनको जो क्रिश्चियन फेथ था उनको फेथ नहीं था, मतलब क्रिश्चियनिटी में उनको फेथ नहीं था। वैसे ही जो विक्टोरियन एज आई थी उनके जो अर्ली के जो पोइट्स थे, अर्लियर पोइट्स थे, उनको भी वो भी एसेप्टिक थे, मतलब उनको भी क्रिश्चियनिटी पे इतना बिलीव नहीं था। और दीज टू पीरियड्स हैव अ लोट इन कॉमन, जैसे कि सेप्टिसिज्म, इंटरेस्ट इन एवरीथिंग मिस्टीरियस, जो कुछ भी रहस्य में हो या फिर जो कुछ जिसमें मिस्ट्री हो उसमें इंटरेस्ट था दोनों ही पीरियड्स के जो भी राइटर्स थे उनको। डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन ये मतलब क्रिश्चियनिटी की जो रोमन कैथोलिक चर्च या फिर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इनके जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो रूल्स थे, उनके जो आइडल्स थे, उन पे दोनों ही जो राइटर्स थे, दोनों फेजेस के राइटर्स, उनको बिलीव नहीं था, मतलब वो उन पे भरोसा नहीं करते थे। और पर इसमें जो विक्टोरियन एज में था, रिलीजन बिकेम्स मोर ऑफ ए पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सप्रेस थ्रू पोइट्री। उसमें जो रिलीजन था वो खुद की जो महसूस होता था, खुद को जैसे रिलीजन फील होता है एक इंसान की खुद की जो भावनाएं, जैसे मतलब उसकी जो रिलीजियस जर्नी होती है उसमें उसको किस क्या क्या फील हुआ था उसको वो अपनी पोइट्री में एक्सप्रेस करता है, जैसे कि J.M. हॉपकिंस ने किया था। तो वो अपनी तो ये डिफरेंस था भाई, विक्टोरियन एज में ये चीज़ स्टार्ट हो गई कि रिलीजन में अपनी जो पर्सनल फीलिंग है उसको उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया था। However, unlike the Romantics, the Victorian poets were more likely to deny the existence of God through scientific means. और जैसे कि डोवर बीच एग्जाम्पल दिया इसमें, डोवर बीच बाय मैथ्यू ऑर्नोल्ड इज़ द ग्रेट विक्टोरियन एग्जाम्पल। इसमें ये था कि जो रोमांटिक्स की तरह नेचर को ये फॉलो नहीं कर रहे थे, ये विक्टोरियन जो पोइट्स थे वो जो भगवान का अस्तित्व था यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको साइंटिफिक बेसिस पे मना करे या नकार रहे थे। जैसे कि 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ आई थी चार्ल्स डार्विन की, उसमें बताया गया था कि जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा और जो ह्यूमन बींग वो सबसे लास्ट में स्पीसीज़ आई थी, लोअर स्पीसीज़ से इवोल्व हो गए। तो उसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी का फेथ था या क्रिश्चियनिटी की जो मेन जो भी उसकी स्टोरी थी या उसके जिस बेसिस पे वो फेथ इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, वो शैटर हो गया था। तो उसको इस चीज़ को उन्होंने मतलब मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने अपनी पोएम डोवर बीच में एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि उसने बताया था कि जो क्रिश्चियनिटी फेथ है वो एकदम डिम हो गया या फिर अपना अस्तित्व खो रहा है, किसकी वजह से? साइंस की वजह से, और साइंस ने रिलीजन को रिप्लेस कर दिया। थीम्स वर मच मोर रियलिस्टिक, और इस ड्यूरेशन में जो पोइट्री की जो थीम्स थी वो रियलिस्टिक थी, मतलब जो सच्चाई जो चीज़ भी अपने को दिख रही है सामने सोसाइटी में हो रही है उसको फील करके उसको अपनी पोइट्री में वो प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब कि ये रोमांटिक एज से अगेंस्ट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट अपोजिट हो गए थे दोनों, क्योंकि रोमांटिक एज में इमेजिनेशंस था, नेचर को डिस्क्राइब कर रहे थे, इमेजिनेशन थे, सुपर नेचुरल चीज़ें ऐड की थी उन्होंने। पर यहाँ पे जो विक्टोरियन एज में उन्होंने रियलिस्टिक मतलब जो सच हो वही प्रेजेंट कर रहे थे सोसाइटी का। आइडेंटिफाइंग इमोशन सच एज आइसोलेशन, डेस्पेयर एंड जनरल पैसिमिज्म, और उन्होंने अपनी जो पोइम्स है उनमें जो इमोशंस है, आइसोलेशन का मतलब अकेलेपन का, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से
लोग इतने बिज़ी हो गए थे, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं था, तो सबके बीच में रहते भी इंसान अकेला महसूस करने लग गया था। डेस्पेयर मतलब दुखी हो रहा था। जनरल पैसिमिज़्म, जिससे कि नेगेटिविटी आ गई थी लोगों में, वो किस तरह से नेगेटिव हो गई, उनकी थिंकिंग किस तरह से नेगेटिव हो गई थी, उसको उन्होंने अपनी पोइम में प्रेजेंट किया था। Several factors that influenced Victorian poetry and literature were the conflict between scientific discoveries and religion. जैसे ऊपर बता रखा था कि अभी डिस्कस ही किया था मैंने कि साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी, जिसकी वजह से रिलीजन और साइंस के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। और इसी को विक्टोरियन एज के जो पोइट्स थे उन्होंने अपनी थीम बनाई थी, कई सारे पोइट्स ने। थ्रू देयर राइटिंग दे ट्राई टू इनकरेज रीडर्स टूवर्ड्स मोर नॉर्मल एक्शन एंड एटीट्यूड। फिर भी उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू जो रीडर्स थे उनको नॉर्मल एक्शन यानी कि अच्छाई की ओर प्रेरित किया था। One of the most significant accomplishment of the Victorian era is the appearance of female poets. विक्टोरियन एक एरा एज अ मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि इस एरा में फीमेल जो पोइट्स थी उनको रिकग्नाइजेशन मिल गई थी, मतलब उनकी पहचान फर्स्ट टाइम हुई थी, उनको पहचान मिल रही थी फर्स्ट टाइम। उससे पहले जितनी भी राइटर्स थी फीमेल पोइट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे इसी में भी, इस एज में भी, विक्टोरियन एज में भी एक दो राइटर्स ऐसी थी जिन्होंने अपना नाम जेंट्स के नाम पे रखा था, मतलब मेल वर्जन रखा था अपने नाम का, ताकि उनकी आइडेंटिटी छुपी रहे, क्योंकि उस टाइम तक जो फीमेल राइटर्स थे उनको इतनी उनको बता ऑथेंटिक नहीं माना जाता था, उनकी जो राइटिंग थी उनको वो लोग इतना ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते थे। तो विक्टोरियन एरा में जो पोइट्स आई थी फीमेल पोइट्स, उनको रिकग्नाइजेशन मिली थी, वो फेमस भी हुई थी, उनके वर्क्स को लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, उनको फेम मिली थी। तो देयर वर फ्यू फीमेल पोइट्स बिफोर, उससे पहले काफ़ी कम पोइट्स थी फीमेल। एज पोइट्री वॉज कंसिडर्ड टू बी प्रीडोमिनेंटली मेल ऑक्यूपेशन, क्योंकि जो राइटिंग थी उसको प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली आदमियों का काम ही माना जाता, मतलब मेल जो है उस वही राइटिंग का काम कर सकते थे, फीमेल को इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं माना जाता था। तो यहाँ पे विक्टोरियन एज में फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने लिखना स्टार्ट किया था अर्ली 19 सेंचुरीज़ में, और जैन एयर ऑस्टिन ने लिखना स्टार्ट किया था। तो ये राइटर्स कुछ आए थे जिसकी वजह से आगे के जो राइटर्स थे उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल गई और फेमस हो गई। Despite these views, work of such poets as Elizabeth Browning, Christina Rossetti and the Bronte sisters became famous during the Victorian age. ये दो तीन नाम बताएं फीमेल के जिनका काम इस विक्टोरियन एज में काफ़ी फेमस हुआ था। और विक्टोरियन एज में जो मेन इंपॉर्टेंट पोइट्स माने जाते हैं दो हैं, वो एल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो पहले हम रॉबर्ट ब्राउनिंग को डिस्कस करते हैं। ही वॉज़ द लवर ऑफ म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार था। स्टार्टिंग में रॉबर्ट ब्राउनिंग को ज़्यादा फेम नहीं मिली थी, वो फर्स्ट टाइम हाईलाइट हुए थे जब उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से शादी की थी। तो क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट उस टाइम की काफ़ी नॉन राइटर थी, फीमेल नॉन राइटर थी, और उनको पोइट लोरेट भी बनाने के चांसेस चल रहे थे उस टाइम, बाद में वो चेंज हो गया था। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जब उनसे शादी की तो वो पहली बार लाइमलाइट में आए थे। Together with his wife Elizabeth Barrett Browning, also a recognized poet, he lived in Italy for a long time. और ये बैरेट ब्राउनिंग के साथ एलोप होकर इटली चले गए थे और वहाँ काफ़ी टाइम तक रहे थे वो लोग। एंड इवन व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो इंग्लैंड वापस आए, उन्होंने इंग्लैंड के बारे में नहीं लिखा था, उन्होंने अपनी खुद की स्पेशल एक स्टाइल क्रिएट की थी। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल। ही पुट द फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल एमेंसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल अबव ऑल, उन्होंने अपनी इंसान की खुद की स्पिरिचुअल फ्रीडम को सबसे ऊपर रखा था। एंड वॉज इंटरेस्टेड इन मोरल एंड स्पिरिचुअल कन्वर्ट्स, और उन्होंने उस टाइम की रियलिस्टिक चीज़ें या फिर सोसाइटी, इंग्लैंड, इन मैटर्स पे लिखना प्रेफर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने खुद के जो सोशल स्पिरिचुअल खुद का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, या मोरल कन्फ्लिक्ट यानी स्पिरिचुअल रूप से संघर्ष चल रहा था अंदरूनी जो आत्मा का या फिर आध्यात्मिक, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे थे या क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, उनको उन्होंने अपनी पोएट्री में डिपिक्ट किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू राइट ड्रामेटिक मोनोलॉग, और उन्होंने इंग्लैंड में ट्रेंड स्टार्ट किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने का। ही वॉज एन अनडाइंग ऑप्टिमिस्ट, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान थे, उन्हें ऑप्टिमिस्ट थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, माई लास्ट डचेस, ए डेथ टू द डेजर्ट, मैन एंड वीमेन, द लास्ट राइड टुगेदर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। Tennyson stood as the summit of poetry in England.
विक्टोरियन एज में अगर कोई पोइट है जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिली थी, वो थे लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। फॉर नियरली हाफ ए सेंचुरी, मतलब लगभग आधी सेंचुरी तक, ही वॉज नॉट ओनली अ मैन एंड अ पोइट बट ऑल्सो द वॉइस ऑफ पीपल, एक्सप्रेसिंग देयर डाउट्स एंड फेथ, ग्रीफ एंड ट्रायम्फ इन हिज वर्क। वो लगभग आधी सेंचुरी तक उन्होंने सिर्फ एक पोइट ही नहीं थी, वो लोगों की आवाज़ बने थे। उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके डाउट्स को, उनके फेथ पे जो भी डाउट, हर चीज़, मतलब सोसाइटी का हर एक एंगल को या हर एक चीज़ को उन्होंने टच किया था अपने वर्क में। ही रोट ऑन वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा था, इंक्लूडिंग रिलीजन एंड एथिक्स। रिलीजन और एथिक्स को भी उन्होंने अपने टॉपिक्स में इंक्लूड किया था। हिज पोइट्री रिस्पॉन्डेड टू ऑल द इशूज़ and concern of the Victorian society and reflected moods and attitudes of the Britons। और उस टाइम के जितने भी मूड्स थे सोसाइटी में, जो भी इश्यूज़ थे, जो भी कंसर्न थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, सबको उन्होंने अपनी राइटिंग में प्रेजेंट किया था। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स है, द प्रिंसेस, द मे क्वीन, क्रॉसिंग द बार, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मैथ्यू आर्नोल्ड। ही वॉज ए पोइट एज वेल एज अ क्रिटिक। वो एक पोइट तो थे ही, साथ साथ में वो क्रिटिक भी थे। He did not feel a part of the time in which he lived, and in his non-fiction works, Literature and Dogma, sharply criticized the British society for immortality and lack of culture, idealizing Asian civilization। लिटरेचर और डॉगमा में, जो कि एक उनका नॉन फिक्शन या कि प्रोज वर्क था उनका, तो उन्होंने इसमें जो ब्रिटिश सोसाइटी थी और उनका जो लैक ऑफ कल्चर था, मतलब जो पुराना कल्चर था वो कहीं खो गया था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। और जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, यानी पुरानी जो सभ्यता थी मिडाइवल एज में या एशियन टाइम में, वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेज़ करते थे और उसको ज़्यादा पसंद करते थे। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो रबी चैपल, थैवरिसिस, स्कॉलर जिप्सी, जोवर बीच, सोरम एंड रुस्तम, शेक्सपियर जो कि एक सोनेट है, एक्सेट्रा। सॉरी। नेक्स्ट इज G.M. हॉपकिंस। वो एक प्रिस्ट भी थे और पोइट भी थे, और इनकी कोई भी पोएम उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई थी। और इनकी जो स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी तो कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन जो लोग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। इस वजह से इनकी कोई भी पब्लिशर्स, किसी भी पब्लिशर ने इनकी बुक्स या इनकी पोएम्स को पब्लिश नहीं किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार की एंड हुआ था 1918 में। उनकी ऑलमोस्ट तब उनके बाद में उनके फ्रेंड थे रॉबर्ट ब्रिजेस, उन्होंने फिर इनकी जो पोएम्स हैं उनको पब्लिश करवाया था। और जैसे कि पाइट ब्यूटी है जो बहुत ही अच्छी है इनकी लिखी हुई, एक सोनेट है पाइट ब्यूटी जो J.M. हॉपकिंस ने लिखा है। और J.M. हॉपकिंस नेक्स्ट इज ऑथर ह्यूज क्लॉग। ही इज़ फेमस फॉर हिज पोएम द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट के लिए फेमस थे। नेक्स्ट इज एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। Next is Edward Fitzgerald. He is mainly famous for his verse translation of Persian work रुबियात of उमर ख़याम। तो उन्होंने जो ये फिट्जगेराल्ड ने पर्शियन वर्क था उमर ख़याम का रुबियात, उसके लिए उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, इसके लिए वो फेमस थे। नेक्स्ट इज फीमेल पोइट्स। तो इस टाइम में जो कौन कौन सी फीमेल पोइट्स थी, इसमें से मेनली दो इम्पॉर्टेंट है। एक तो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और नेक्स्ट इज क्रिस्टीना रोसेटी। तो पहले हम एलिजाबेथ ब्राउनिंग को पढ़ते हैं जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। वो सबसे ज़्यादा सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज और ओरेरा लीग, इन दोनों पोइम्स है जो कि लव स्टोरी पे बेस्ड थी और इनके लिए फेमस है दोनों के दोनों। नेक्स्ट इज क्रिस्टीना रोसेटी जो कि डी.जी. रोसेटी जिन्होंने प्री राफेलाइट मूवमेंट स्टार्ट की थी, उनकी बेटी है। रोसेटी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर बैलेट्स। वो अपने बैलेट्स के लिए जानी जाती है एंड हर मिस्टिक रिलीजियस लिरिक्स, और उन्होंने जो लिरिक्स लिखे थे रिलीजियस, उनके लिए वो फेमस थी। एंड हर पोइट्री इज़ मार्क्ड बाय सिम्बोलिज्म, और उनकी पोइट्री में सिम्बोलिज्म था एंड इंटेंस फीलिंग। रोसेटीज बेस्ट वर्क गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स जो कि 1862 में पब्लिश हुई थी, इसके लिए वो जानी जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विक्टोरियन एज में जो नॉन फिक्शनल नॉवेल्स के जो राइटर्स थे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।